जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्टार्ट कर लेते हैं. सो प्रोसेस कॉस्टिंग ना, अब तक का ट्रेंड अगर देखोगे आईसीआई का, तो एक क्वेश्चन तो आता ही है. 70% ऑफ द टाइम दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, 30% ऑफ द टाइम दे आस्क क्वेश्चंस ऑन जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट. बस एक ही पिछला अटेम्प्ट था जिसमें प्रोसेस और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट दोनों पूछ लिया था. हाँ, तो लॉटरी थी वो, जिसको आ रहा है उसका लॉटरी. तो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चीज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस? एकदम सिंपल है गाइस. अगर ये आपका प्रोसेस अकाउंट है, यू हैव इनकर्ड 1 lakh. You have incurred 1 lakh. How much you are supposed to recover from the customer? 1 lakh. Your normal loss amount is expected to be 10. How much you are supposed to recover from the customer? 90. अच्छा, अब 90,000 एक ही टाइप के प्रोडक्ट के लिए खर्च हुआ है, तो मुझे 90 पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी. अच्छा, इसमें WIP होगा तो क्या होगा वो भी आपने अभी देख लिया. What if there is another product just like A, which is equally important? If the product is equally important, it is called as joint product. If the product is of a lesser importance, it is called as byproduct. But same production process में, without incurring any additional processing, without incurring any additional material, in the same process, two products get separated. हाँ, you may process them further to, you know, get them converted into finished goods. But फिलहाल there are two products जिनको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटीरियल. जैसे यू क्रश शुगर केन क्रश करते हो तो क्या मिलता है, वो 20 रुपये फुल, 15 रुपये हाफ जूस. उसको आगे प्रोसेस करोगे तो यू गेट मोलासेस विच इज इन अ सेमी लिक्विड फॉर्मेट. बट मोलासेस इज नॉट अ इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. मोलासेस की सेलिंग प्राइस हमेशा शुगर से कम ही होगी. तो आई डोंट इंटेंड टू सेट माई प्लांट बाई स्पेंडिंग क्रोर्स और रुपीज टू प्रोड्यूस मोलासेस. I set my plant to produce sugar. Sugar will always fetch me more price than molasses. Molasses is in a semi-liquid format. फिर उसको और आगे प्रोसेस करोगे तो यू गेट जैगरी. जैगरी इज गुड. तो जैगरी इज अ जॉइंट प्रोडक्ट बिकॉज मार्केट में देर इज अ कस्टमर फॉर बोथ शुगर एज वेल एज जैगरी. तो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट जॉइंट प्रोडक्ट. मोलासेस विल बी बाई प्रोडक्ट. क्रूड ऑयल, करेक्ट रेहान. क्रूड ऑयल टू पेट्रोल एंड डीजल, बट स्टिल क्रूड ऑयल का बहुत कुछ होता है. क्रूड ऑयल में से यू जनरेट मिथेन, यू कैन ऑल्सो जनरेट केरोसिन, यू कैन ऑल्सो जनरेट पेट्रोल डीजल. पेट्रोल डीजल तो सबसे लास्ट स्टेज है. तो हो क्या रहा है, इक्वल प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करते हो तो दे आर कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट्स. लेकिन अगर किसी का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है तो दैट इज कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट. इंपॉर्टेंस कैसे डिसाइड करोगे? डेयरी इंडस्ट्री. डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है? मिल्क इज अ मेन प्रोडक्ट, चीज, बटर ना, बटर, मिल्क, चीज, बटर, joint products because they can be sold at a higher price, but buttermilk is always considered as byproduct because it will always be sold at a lesser price. पर सर समर में तो सेल बढ़ता है. हाँ, बटर मिल्क का सेल बढ़ता है, आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट. बट दूध बंद करके लोग बटर मिल्क पीना शुरू नहीं करते. मम्मी कल सुबह चाय में छाछ नहीं डालेगी तो दूध ही. सी यू माइट कंज्यूम बटर मिल्क मोर, बट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क डजंट, आई मीन द कंजम्पशन ऑफ मिल्क डजंट गेट अफेक्टेड. सुबह अगर 2 लीटर वाला 2 लीटर भैया लेके आता है तो 2 लीटर वैसे भी लेके आएगा. यू माइट कंज्यूम समथिंग मोर, दैट डजंट मीन इट इज रिप्लेसिंग योर मेन प्रोडक्ट. सो अगर सेम इंपॉर्टेंस है और सिमिलर इंपॉर्टेंस है तो जॉइंट प्रोडक्ट, और इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है तो बाई प्रोडक्ट. अब बाई प्रोडक्ट अगर है तो मुझे टेंशन नहीं है. मैं बाई प्रोडक्ट की वैल्यू निकालता हूं, उसको क्रेडिट साइड में लिख देता हूं. सपोज यहां पे मैंने बाई प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली 6000. Tell me, do you think the customer of byproduct and main product are same? Do you think customer of my product and main product are same? हाँ, मतलब जब अमूल मिल्क लेने जाओगे
या किसी डेयरी में दूध लेने जाओगे तो वो बटर मिल्क भी थमा देगा, ये ले, ये लेके जा, बाई प्रोडक्ट है इसका। नहीं। अच्छा, बाई प्रोडक्ट लेने जाओगे तो कम, इज इट मैंडेटरी टू बाई मिल्क? दैट मीन्स कस्टमर बेस इज डिफरेंट। हाँ, आई होप यू आर क्लियर विद इट। इनफैक्ट जॉइंट प्रोडक्ट का कस्टमर बेस भी अलग होता है। मैं बटर लेने गया तो बोलेगा ये बटर क्यों ले रहा है, चीज़ भी लेके जा, वो भी जॉइंट प्रोडक्ट है। पागल है क्या, चीज़ नहीं खाना मेरे को? नहीं नहीं नहीं, जॉइंट प्रोडक्ट है, लेके जा तू। ऐसा नहीं होता ना। सो ईच प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट कस्टमर बेस। अब सोच के बताओ, कैन आई चार्ज कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट टू मेन कस्टमर? नो। तो मतलब आई विल हैव टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोसेस अकाउंट। अब लाख रुपया खर्चा किया है, नॉट लाइक दिस, हाँ, वो ऐसा रिमूव नहीं करने का। हाँ, 1 लाख रुपया खर्चा किया तो पैसा कितना आना चाहिए? लेकिन 1 लाख में से 10,000 स्क्रैप बेच के आ जाएगा तो मुझे टेंशन नहीं है। कितना लेना चाहिए कस्टमर से? 90। यार लेकिन 90,000 में से 6,000 आई एम स्पेंडिंग ऑन बाई प्रोडक्ट, तो वो भी तो मेन कस्टमर को नहीं जाना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं क्रेडिट में बाय बाय प्रोडक्ट। बाय बाय मतलब उसका इफेक्ट निकल गया, नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ बाय बाय, सिंस आई एम राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड, उसका इफेक्ट डेबिट से गया। तो अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विथ ओनली which is meant exclusively, deliberately, precisely, distinctively, specifically, motivatively, particularly for joint products. आपको कॉन्सेप्ट समझा? बाय प्रोडक्ट मेरे लिए टेंशन कभी है ही नहीं, क्योंकि बाय प्रोडक्ट की वैल्यू निकालूंगा, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोसेस के क्रेडिट में लिख दूंगा, जस्ट लाइक एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में कॉस्ट पे क्यों लिखते हैं? बिकॉज आई डोंट वांट द बर्डन टू बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर। तो एबनॉर्मल लॉस मुझे क्रेडिट में चाहिए, सो दैट द इफेक्ट विल बी रिमूव। वैसे बाई प्रोडक्ट भी मुझे क्रेडिट में चाहिए, तो इफेक्ट विल बी रिमूव। प्रॉब्लम बाई प्रोडक्ट का नहीं है, प्रॉब्लम है जॉइंट प्रोडक्ट का। क्योंकि अगर मेरे पास जॉइंट प्रोडक्ट होता है तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि अब 84,000 जो है, इट नीड्स टू बी अलोकेटेड अमंग 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ए एंड बी, और दोनों की क्वांटिटी अलग है। आपको समझ में आई बात? ये कॉमन कॉस्ट इज नोन एज जॉइंट कॉस्ट। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, योर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इज द एंड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। जहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म होता है वहां पे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पे खत्म होगा? एंड ऑफ द प्रोसेस पे। मैंने प्रोसेस ए बनाया, मैंने प्रोसेस ए बनाया, इज माई प्रोसेस ए ओपन और इट इज क्लोज्ड? देख लो, क्लोज्ड। हाउ मच इज माई प्रोडक्शन कॉस्ट? हे, हाउ मच इज माई प्रोडक्शन कॉस्ट? 84,000। अरे सब हिसाब किताब बता तो दिया आपको। हाउ मच इज माई एक्सपेंडिचर? 1 लाख। हाउ मच आई विल बी रिकवरिंग फ्रॉम द स्क्रैप? हाउ मच मोर आई नीड? 90। बट हाउ मच आई कैनॉट चार्ज टू माई मेन कस्टमर? So how much I will charge to my main customer? So my production cost is 84,000. अच्छा, लेकिन 84,000 का प्रॉब्लम ये है कि ये ए और बी दोनों के लिए आएगी। तेरी यार दोनों के लिए आएगी मतलब थोड़ा पोर्शन ए में जाएगा, थोड़ा पोर्शन बी में जाएगा। यही तो हमको सीखना है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में। वही तो कह रहा हूं, जहां पे प्रोसेस एंड होता है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट शुरू होता है। और प्रोसेस एंड कब होता है? एट द एंड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। इस पॉइंट ऑफ टाइम को कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेपरेशन। सो पॉइंट ऑफ सेपरेशन is the last stage of process account and it is the first stage of joint product by product. समझ में आया? और मुझे किसी भी हालत में ए और बी की कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि ए एंड बी बोथ आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस फर्दर। तो मुझे इसकी वैल्यू तो निकालनी होगी, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आपको बात समझ में आई? तो मेथड डिस्कस कर लेते, फटाफट इलस्ट्रेशन लेंगे। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, यू गाइस मस्ट बी हैविंग दैट इंफॉर्मेशन। मैं सिर्फ ब्रशअप कर रहा हूँ आपका नॉलेज। 20,000 रुपया डाल दिया मैंने, मतलब 20,000 रुपया खर्च किया मैंने, और मैंने 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए, ए एंड बी। 400 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स। ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है?
how much I have incurred? For 20,000 for 2 products. Quantity of A is 400, quantity of B is 1200. अब मेरा सबसे पहला मेथड है फिजिकल मेजर मेथड, क्वांटिटी मेथड, एवरेज मेथड. वो क्या करता है? कॉस्ट पर यूनिट निकालने को बोलता है. तो बॉस 20,000 आपने खर्च किया, क्या क्या बनाया? कितना? 400 ए बनाया, 1200 बी बनाया. तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1600 कितना आ रहा है? 12.5. यार 20,000 जेब से गया, 1600 यूनिट निकले, तो 12.5 पर यूनिट कॉस्ट है. अब ए और बी की कॉस्ट अलोकेशन विल नॉट बी अ बिग डील. 400 and 1200 into 12.5 बराबर. तो ये हो जाएगी 5,000. टोटली स्टिल स्प्लिट हो गई. सबसे पुराना, सबसे सिंपल और सबसे नॉनसेंस मेथड. एब्सोल्यूट यूजलेस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्युटली इलॉजिकल. हाउ कैन यू सिंपली रिलाई ऑन क्वांटिटी स्ट्रक्चर? मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसकी कॉस्ट ज़्यादा. हाउ स्टूपिड. मार्केट में इंपॉर्टेंस नाम की कोई चीज़ होती है? यू कांट सिंपली चार्ज जस्ट बिकॉज द कॉस्ट द क्वांटिटी इज हाई. बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. तो आपको पहला मेथड समझा. अच्छा, इस पे इलॉजिकल पार्ट क्या है समझा? सबसे पहले तो ये पर यूनिट निकलेगा कहाँ से? पोर्टमेंटो हो गया. ये कल मैंने दिया था ना एग्जाम्पल. 400 ए और 1200 बी. 1600 हो ही नहीं सकता रे. 400 शर्ट, 1200 पैंट, 1600 क्या है? यू कांट इवन हैव अ वर्ड फॉर दैट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. और अगर सीपीयू दोनों का सेम था तब तो कैलकुलेशन करने का मतलब ही नहीं था. दोनों की सेलिंग प्राइस भी सेम होगी. बेच दो शर्ट और पैंट एक ही प्राइस पे. बेच दो आपका बटर एंड चीज एक प्राइस पे. ऐसा नहीं होता ना. लेकिन द फर्स्ट इलॉजिकल थिंग इज यू आर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग बियॉन्ड क्वांटिटी. यू आर नॉट कंसिडरिंग एनी अदर पैरामीटर ऑफ इंपॉर्टेंस. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, ये क्या है 1600? पॉसिबल ही नहीं है ना 1600 लेना. तो फिर इसको सुधारा कैसे? दूसरी मेथड थी मार्केट सर्वे मेथड. मार्केट सर्वे मेथड कहती है कि डोंट वरी, इसका ड्रॉबैक हम लोग निकाल देते. सो सम मार्केट सर्वेज वर कंडक्टेड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज जनरेटेड थ्रू सर्वेज. और फिर प्रोडक्ट को देते वेट्स. मतलब बाय द टाइम यू सेल 1 यूनिट ऑफ बी, 3 यूनिट्स ऑफ ए कैन बी सोल्ड. इंपॉर्टेंस पर्सपेक्टिव से ए इज मोर इंपॉर्टेंट देन बी. 3:1 वेट असाइन कर दिया. अब कंसेप्ट ये कहता है कि ए और बी की क्वांटिटी मैन्युफैक्चर जो है वो 400 एंड 1200 है. मतलब ज्यादा क्या बिक रहा है? बी. आउटपुट मेथड के हिसाब से बी शुड बेयर मोर बर्डन. बट आप अगर वेट्स असाइन करोगे तो आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस वाइज दोनों सेम ही है. मतलब आपका रेशियो क्या होना चाहिए? तो अगर आपकी जॉइंट कॉस्ट 20,000 है तो ए विल बेयर द बर्डन ऑफ 10,000, बी विल बेयर द बर्डन ऑफ 10,000. बोलिए हाँ या ना? क्यों? अभी दिस साउंड्स लॉजिकल ना. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस लेता तो भी गलत है, मैं सिर्फ क्वांटिटी बेस बनाता हूं तो भी गलत है. तो यार मुझे तो टोटल कॉस्ट रेशो लेना चाहिए. कल से वही समझा रहा हूं मैं. 10,000 का पेन और 1 लाख का फोन, एक एक यूनिट लोगे तो ठीक है भाई 10:1. लेकिन इसके 10 यूनिट खरीद लिए मैंने तो 1 लाख इस पे स्पेंड किया, 1 लाख इस पे स्पेंड किया. हाउ कैन आई टेक 10:1? आई हैव टू टेक इट एज 1:1. Quantity makes a difference. Correct? So what was a illogical part in output method? We were not considering anything other than quantity. Okay, how did we remove it?
वेट्स, तो वेट्स कहाँ से मिले? सर्वे से. दैट वाज अनदर ड्रॉबैक. हाउ कैन यू रिलाई ऑन सर्वे व्हेन पीपल आर नॉट श्योर ऑफ देयर आंसर्स? पब्लिक सर्वे में अरे लोग कुछ भी बोल के आते हैं. तुम लोग खुद ही कभी सर्वे कभी आंसर किया है? हाउ सीरियस यू वर इन आंसरिंग द सर्वे? हाँ सी, मतलब एवरीथिंग यस भी हो सकता है मूड के हिसाब से. यार इफ आई एम गोइंग फॉर माई फर्स्ट पेपर, तुम लोग का जैसे फर्स्ट पेपर है, यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन, 130 145 को तुम लोग को हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है. 130 को यू हैव टू बी इन द एग्जामिनेशन सेंटर. आप रिक्शा में बैठे हो, 125 हो चुका है, गूगल मैप 20 मिनट्स मोर बता रहा है, तो वैसे भी अपनी तो आग लगी पड़ी है. समहाउ वो रिक्शा वाले के अंदर भाईजान जाग जाते हैं, वो फुटपाथ वो इधर उधर से रिक्शा लेके समहाउ ही ड्रॉप्स यू एट द सेंटर एट 140. ओके, यू आर अबाउट टू एंटर इनटू द कॉलेज, बट यू सी सम हैंडसम गाय और ब्यूटीफुल गर्ल अप्रोचिंग यू. सूट योर सेल्फ. आजकल सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है. So they approach you and they say, sir, we are doing survey on close-up. How do you find close-up? Just fantastic, just like you, babes. अब निकल गए. फिर स्टेयर्स लेते लेते आपको याद आता, अरे मैंने क्लोजअप को बेस्ट बोला, लेकिन मैं तो पतंजलि यूज करता हूं दिन भर. Will you go and rectify your answer? No, but your yes is taken seriously somewhere. And it is no, मतलब सर्वे वाला. Your survey वाला yes is taken seriously somewhere, and that is getting reflected in my calculation 3:1. Public surveys can't be trusted. Human is known for irrational behavior. Economics 12 standard. बराबर? Irrational behavior. हमको कुछ ऐसा बेस ढूंढना चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंस श्योर शॉट पता चले. और श्योर शॉट इंपॉर्टेंस इज योर सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. लाइफ में हमेशा याद रखना, आपके प्रोडक्ट के बारे में कौन क्या बात कर रहा है, इट डजेंट मैटर. पैसा दे रहा है, हाँ, तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बात खत्म. सक्सेस ऑफ योर प्रोडक्ट विल बी डिटरमाइंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट. हाँ, सलमान खान इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. नो मैटर हाउ पीपल अब्यूज हिम, कर्स हिम, टॉक एनी शिट अबाउट हिम, भाई बैक टू बैक 14 मूवीज 150 crores. और वो 14 मूवीज में से पिछले 7 देखने लायक क्या, ट्रेलर देखने लायक नहीं थे. इट डजेंट मैटर व्हाट यू थिंक, इट डजेंट मैटर व्हाट आई थिंक. व्हाट मैटर्स इज गेटी का क्राउड, बैंड्रा का क्राउड क्या बोलता है. उसका भी अपना फैन बेस है. सी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बिकॉज अब सबका अपना अपना नसीब है, सबका अपना अपना फैन फॉलोइंग है. अब उसका चला मूवी तो चला, तुम मत देखो. देर आर पीपल हु देर इज अ रिपीट ऑडियंस ऑल्सो, कि वो किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का जान, जो भी था वो मूवी. आई हैव हर्ड पीपल वॉचिंग इट ट्वाइस थ्राइस. मैं एक बार नहीं देख पाया. और वो इसके एंट्री ऐसे कुछ आता है, टेरेस पे से छलांग मारता है, जैकेट फेंकता है, नीचे उतरते उतर हाथ डालता. मैंने मूवी बंद, फोन एयरप्लेन मोड पे, सो गया मैं. आई वॉज ट्रैवलिंग. नहीं, मैं क्या सोचता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 150 करोड़ पार कर गया, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, मेरा ओपिनियन या पैसा? दैट मैटर्स. इट डजंट मैटर व्हाट यू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट. आई लव पतंजलि, अमेजिंग इट इज, बट आई एम यूजिंग क्लोजअप. दैट मीन्स आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग माई सेल्फ. मैं पैसा अगर क्लोजअप पे डाल रहा हूं तो मैं किसी के बारे में कुछ भी बोलूं, समवेयर इट इज अ प्रूवन फैक्ट दैट आई प्रिफर क्लोजअप. If the customer is spending his hard-earned money on your product, that means no matter what he says, your product is successful. तो किसी stupid survey पे focus करने से अच्छा what we can do is we can always focus on selling price, sellability. और वो भी कब? सर टक करके मशीन से बाहर आया, दोनों अलग हो गए, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अलग हो गए, आज के आज, अभी के अभी कितने में बिकता है. So I don't need any further selling price. I just need selling price and split off point. बात खत्म. तो जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल
इन लोग का कैंटीन ये साइड पे पड़ता है क्या? अच्छा, जॉइंट कॉस्ट इज 20,000. ए का 400 यूनिट बनाया, बी का 1200 यूनिट बनाया. ए कैन बी सोल्ड इमीडिएटली एट 3, बी कैन बी सोल्ड इमीडिएटली एट 1. ठीक है? हाँ, तो ठीक है. अगेन आई कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन 400 एंड 1200. आई कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन 3 and 1. बॉस, 3 रुपये मिलता है ये बेच के, तो 1200 यूनिट भी तो बेच रहे हो बी का, तो वॉल्यूम ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल. तो अगर आप देखोगे तो आप ए बेचोगे तो भी 1200 कमा सकते हो, बी बेचते हो तो भी 1200 कमा सकते हो. तो बेटर है कि आप 1:1 में स्प्लिट कर दो. दिस इज द मोस्ट लॉजिकल. देखो आंसर सेम है बट मैंने ये चेंज कर दिया है, तो मैंने चेंज नहीं किया फाइनल आंसर. पर आपको समझा, किसी स्टूपिड सर्वे पे बेस बनाने से अच्छा यू डिसाइड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस. प्रोडक्ट बिकता है, हाँ सक्सेसफुल. कितने में बिकता है? 3 में, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल. नहीं नहीं नहीं, इसका क्वांटिटी 1200 बिकता है. एक काम कर, टोटल बता. 400 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से 1200 कलेक्ट करके देते मुझे, 1200 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से भी 1200 देते. मेरे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है. मैं थोड़ी सिर्फ फाइनल सीए का बैच चलाऊंगा, मुझे तो फाउंडेशन भी इंपॉर्टेंट है. भले ही 35,000 फी दे, 60,000 फीस दे इंटर वाले, 70,000 फीस दे इंटर वाले, फाइनल वाले 90,000 फीस दे, मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट है. क्योंकि फाइनल की फीस 90,000 है अभी, लेकिन बैच साइज छोटा होगा. फाउंडेशन की फीस 60,000 है अभी, लेकिन बैच साइज बड़ा होगा. तो ओवरऑल कलेक्शन देखना जरूरी है ना. मैं सिर्फ फीस पे क्यों फोकस करूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो एक चीज लाइफ में याद रखना, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज द मोस्ट लॉजिकल बेसिस ऑफ अलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, इफ द प्रॉब्लम इज कंप्लीटली साइलेंट, यही मेथड यूज करनी है आपको. एक मिनट, व्हेन आर यू स्प्लिटिंग जॉइंट कॉस्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, प्लीज टेक सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. बात खत्म. Isn't it logical? आज दोनों प्रोडक्ट अलग हुए, आज बेच सकते हो, तो आज की वैल्यू इंपॉर्टेंट है. और जब सेलिंग प्राइस है मेरे पास, तो किसी सर्वे वर्वे पे फोकस क्यों करूं? आई विल गो फॉर सेलिंग प्राइस ओनली. आई मीन सेल्स वैल्यू ओनली. क्योंकि अगेन मैं सिर्फ सेलिंग प्राइस पे रिलाई नहीं कर सकता, बिकॉज माई क्वांटिटी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. तो व्हाट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. अच्छा, लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि योर प्रोडक्ट मे नॉट हैव सेलेबिलिटी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. जैसे मैंने जॉइंट कॉस्ट इनकर की, मैंने जॉइंट कॉस्ट इनकर की 20,000, 400 यूनिट्स मैंने ए के बनाए, 1200 यूनिट्स मैंने बी के बनाए. 400 यूनिट्स मैंने ए के बनाए, 1200 यूनिट्स मैंने बी के बनाए. अनफॉर्चुनेटली दे कैन नॉट बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बिकॉज दे नीड टू बी प्रोसेस्ड फर्दर. तो इनके फर्दर प्रोसेसिंग पे, एफपीसी पे, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग पे मुझे 1 रुपया, फर्दर प्रोसेसिंग पे मुझे 3 रुपया और 1 रुपया खर्च करना है पर यूनिट. हाँ, सो एफपीसी मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. इसको पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी कहते हैं. आफ्टर सेपरेशन जो खर्चा हो रहा है, दैट इज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. अब ध्यान से सुनो, इतनी मेहनत करने के बाद you will be able to sell it for 10 and 20, fetching a profit of 10%, 20%. आपको इलस्ट्रेशन समझा? जेब से पैसा जेब से पैसा कितना गया? जेब से पैसा कितना गया? 20,000. कितने यूनिट्स बनाए? 2. कौन से 2? ए, बी. ए का कितना? बी का कितना? कैन यू सेल देम एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट? नो. तो उसको फर्दर प्रोसेस करने में कितना खर्चा आएगा? ए को प्रोसेस करने में 3 पर यूनिट, बी को प्रोसेस करने में 1 पर यूनिट. याद है? क्लियर? फिर कितने में बेच पाओगे? 10 and 20. कितना प्रॉफिट कमाओगे?
तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि देर इज नो वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. I want sales value at split off point to be applied as the most logical base, but unfortunately my product cannot be sold at split off point. Okay, then somehow you find out some value at split off point as on today. Like, I will not tell you how much money I have right now. I will never tell you that. But if you pay me 5,000, I'll be having 8,000 with me. So it is another way of telling you that I have 3,000. I will not tell you that I have 3,000. No. But if you pay me 5,000, I'll be having 8,000. Or that means I am having 3,000. तो अगर आपके पास आज की वैल्यू नहीं है तो ठीक है यार, रिवर्स में आ सकते हैं ना. ए की सेलिंग प्राइस 10, बी की सेलिंग प्राइस 20, ए का प्रॉफिट 10% यानी कि 1, बी का प्रॉफिट 20% यानी कि 4. तो ए की कॉस्ट 9, बी की कॉस्ट 16. दिस इज योर फाइनल कॉस्ट पर यूनिट. लेकिन फाइनल कॉस्ट तो तब होगी ना जब मैं फर्दर प्रोसेसिंग पे खर्चा करूंगा. सो दैट इज 3 and 1. सो गाइज 6 and 15. ये समझा क्या? आज कितनी कॉस्ट है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आज क्या है, फ्राइडे है ना, तो सैटरडे को जब मैं फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा तब मैं उसको संडे को बेच पाऊंगा 10 and 20 में. अबे तो संडे को 10 and 20 में बेचूंगा तो संडे की कॉस्ट होगी मेरी 9 and 16. संडे को कॉस्ट होगी 9 and 16 क्योंकि सैटरडे को खर्चा करूंगा 3 and 1. तो एज ऑन टुडे यू कैन ऑलवेज अज्यूम वैल्यू टू बी 6 and 15. इट इज कॉल्ड एज NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. एक चीज याद रखना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज अ नोशनल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू. क्योंकि आज अगर वैल्यू होती तो मैं सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉलो करता. आज वैल्यू नहीं है तो मुझे कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा. बट अगेन दिस इज पर यूनिट एंड यू गाइज ऑलरेडी नो वी कांट रिलाई ऑन पर यूनिट व्हेन वी हैव अ डिफरेंट क्वांटिटी स्ट्रक्चर. तो दिस विल बी 2400, 12 के 12, 12 पंचे 60, 18,000 बराबर ना. तो साइड चौक साइड 12 तो नहीं, देख लो ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 12 दूनी 24 बराबर. यस, रेशियो आया. किस चीज का रेशियो है ये? NRV. उसकी वैल्यू है आज? नहीं, हमने अज्यूम कर ली. संडे को इतनी कॉस्ट होगी, सैटरडे को ये खर्चा करने के बाद, तो फ्राइडे को उसकी वैल्यू ये मान लेते हैं हम लोग. क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो फ्राइडे को उसकी वैल्यू ये होगी. तो ठीक है, तो आपका 20,000 किस रेशो में बटेगा? 2:15. जो भी है, अभी वो निकालने के अपना टैलेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके. 2:15 में स्प्लिट होगा. क्या क्या नाम है मेथड का? एक्चुअल आएगा या अज्यूम्ड आएगा? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज एक्चुअल इंपॉर्टेंस. पर नहीं है ना, तो ठीक है, वी केम इन द रिवर्स डायरेक्शन, वी फाउंड आउट. अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, NRV में विदाउट प्रॉफिट भी होता है. 20,000 रुपया खर्चा करके 2 प्रोडक्ट बनाए AN. सो हाँ, if there is no sellability at split off point, we'll have to assume some sellability at split off point. बॉस, आज 20,000 खर्चा हुआ है, आज 400 and 1200 मिला है. अब उसकी वैल्यू नहीं है आज, तो इट्स नॉट माई लुकआउट. आई विल समहाउ फाइंड आउट और अज्यूम सम वैल्यू एज ऑन टुडे विच विल बी अ नोशनल वैल्यू. दैट्स फाइन. तो मैंने रिवर्स फॉलो किया. अब ये लोग बोल रहे प्रॉफिट नहीं दिया है. ठीक है, अब प्रॉफिट के साथ भी, प्रॉफिट के बाद भी हरकत यही रहेगी. आपने प्रॉफिट अप्लाई करके कौन सी एक्चुअल वैल्यू निकाली थी? वो भी तो नोशनली थी ना. तो बिना प्रॉफिट के भी हो सकता है. मेरी बात को ध्यान से सुनना. आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 10 and 20. प्रॉफिट दिया है? नहीं. इसका मतलब फाइनल कॉस्ट भी वही होगी. ऐसा कैसा कर सकता? हाँ, तो दे ना फिर. तो दे, सेलिंग प्राइस में ले लेता हूं.
तो प्रॉफिट भी दे दे. If you are not giving me profit, that's what we can argue with the examiner, boss. You are not giving me profit, that means there is no profit involved. If there is no profit involved, that means your final selling price and final cost both are same. लेकिन ये तब होगा जब 3 and 1 खर्च होगा. तो as on today the value is 7 and 19. This is my NRV per unit multiplied by quantity, which is 400 and 1200. 28 12 दूरी 24. हाँ यही होगा. मिला. अब उसको सिंप्लीफाई करो जरा. दिस इज योर NRV. 7 4 28 7 तरीके को इसमें होना. चार 7 28 4 5 7:57. हाँ तो ये मत मारो अभी. 7:57. आपको एक चीज समझ में आ रही है. मुझे आज किसी भी हालत में वैल्यू चाहिए. तो प्रॉफिट दे रहे हो तो प्रॉफिट माइनस करके निकाल लूंगा. प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट नहीं है अज्यूम करके निकालूंगा. लेकिन निकालूंगा वैल्यू एज ऑन टुडे एंड इट्स एन अज्यूम वैल्यू. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. तो NRV is again an assumed method, but then this can be followed as a secondary part. Your first priority will always be, if you already know sales value at split of fund, why would you go for anything else? आज 2 प्रोडक्ट अलग हुए, आज इतने में बिक रहे, तो that will be the base. आज नहीं बिक रहे, थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है. Okay, then I'll follow the reverse direction. और एक लास्ट मेथड होती है, and that is called as reverse method. And that is called as reverse method. What do you mean by reverse method? NRV जैसा ही है. आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है ना? What is the last item that you write? Sales. सेल्स में से प्रॉफिट हटा दूं तो मुझे मिल जाएगी टोटल कॉस्ट. क्या वो प्यार से क्या कहते हैं उसको तुम लोग? कॉस्ट ऑफ. अच्छा. सो टोटल कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग. बराबर. तो अगर टोटल कॉस्ट में से इफ आई सब्ट्रैक्ट एडमिन, सेलिंग, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट में से इफ आई सब्ट्रैक्ट एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, आई विल बी लेफ्ट विथ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. अरे हाँ या ना? But guys, total production cost is after spending separate cost on processing. तो यहां पे मुझे मिलेगी joint cost in an allocated format. हाँ इसो को इसो. Okay, which cost is missing? I can't see raw material consumed. I can't see direct labor. I can't see direct expenses. I cannot see even factory overheads. ये 4 फिगर्स मुझे इस पूरे कैलकुलेशन में नज़र नहीं आ रहे. कैसे आएंगे? इन्होंने ही तो आपको जॉइंट कॉस्ट दी थी. तो वो जो जॉइंट कॉस्ट एंड में आपको मिली इज द टोटल ऑफ दीज 4. समझा? फिर जॉइंट कॉस्ट आपने स्प्लिट की तो FPC दोनों आएगा. फिर SND प्लस एडमिन फिर टोटल कॉस्ट आएगा. हाँ तो मैं रिवर्स में गया. मैंने टोटल सेल्स में से प्रॉफिट हटा दिया, मुझे मिली टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में से मैंने एडमिन, सेलिंग हटा दिया, मुझे मिली प्रोडक्शन कॉस्ट. लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए FPC भी तो माइनस करना पड़ेगा, because that is incurred after separation, but still it is a production cost only because it is processing the product further. तो फिर मुझे सीधा इधर जॉइंट कॉस्ट अलोकेटेड फॉर्मेट में मिलेगी. और बाकी चारों दिख नहीं रहे क्योंकि उनकी वजह से तो जॉइंट कॉस्ट मिली है. आपको समझा? बस ये सारे मेथड्स है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के. इसके बाद मैं ना तुम लोग को कुछ एक बार रन थ्रू रिवीजन दूंगा सारे मेथड्स का. 2-3 मेथड बाकी है अभी भी. वो करते हैं. कौन सी मेथड कब यूज करनी है उसको उसके लिए लिखवा देता हूँ.
and then I'll discuss a few important points related to it. Then we'll jump to cost accounting system. वो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल उसका भी सम सॉल्व करने का नहीं है, उसमें एंट्रीज ही डिस्कस कर लेता हूँ और रिकन्सिलेशन डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन 8 मार्क का आता ही है, तो रिकन्सिलेशन के सारे वेरिएंसेस करवा देता हूँ, आई मीन वेरिएशंस करवा देता हूँ. ठीक है. सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट. दो और मेथड्स है which are not considered to be logical methods. One is gross profit method and the other one is contribution margin method. मैं उसका basic review दे देता हूँ how it works. Now tell me, if you're dealing with 2-3 different types of products, if you're dealing with 2-3 different types of products, will the selling price be same? Different types of products, A and B. No. Okay. Will the cost structure be same? No. So can profitability of each product be same? No. But then in case of GP method is also known as constant gross margin percentage method. In simple terms it is known as GP method. अब GP method में होता क्या है? You are just supposed to go with the most illogical assumption that your company's gross profit percentage is the product's profit percentage. तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट. उसके लिए यू हैव टू गो फॉर फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स. फ्रॉम दैट you will subtract joint cost as well as further processing cost. You will subtract joint cost as well as further processing cost and you will be left with gross profit. Correct? Gross profit is production profit. See, I have not subtracted admin selling. If I subtract admin selling, I'll be getting profit, net profit. I'm not subtracting admin selling. My joint cost is a production cost. Further processing cost is also a production cost. So from sales, final sales value, I have subtracted only production cost. I'm left with gross profit. Second step will be gross profit percentage. That will be your gross profit upon sales into 100. This gross profit will be considered and this sales figure will be considered. Once you do that, you will get some percentage, and after that you can start with statement of joint cost allocation. Statement of joint cost allocation for two products, A as well as B. Now you will first write final sales value of each product. You will subtract GP at a given percentage. जो भी percentage आपको मिला है वो suppose it's 8%, so 8% will be applied on both the sales figure. You will get some gross profit at 8% and that will give you final cost of the product. From that you subtract further processing cost. From this you subtract further processing cost and you will be left with joint cost in an allocated format. Are you getting me? It's going to be the fill in the blanks concept for you. हाँ, 3 प्रोडक्ट होंगे तो ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट का सेल्स ले लो, सबट्रैक्ट जॉइंट कॉस्ट एफपीसी, परसेंटेज निकालो, तो यहाँ पे 3 कॉलम होंगे, 3 + 1, ए बी एंड सी, तीनों का सेल्स. अप्लाई दैट परसेंटेज, यू विल गेट profit of all 3. The moment you get profit of all 3, subtract that profit, you will get total cost of all, production cost of all 3. Subtract FPC, you will be left with joint cost of ABC. Amount बदलेगी, बाकी कुछ भी नहीं बदलने वाला इस फॉर्मेट में. If you want, you can take a screenshot of this, online people. तुम लोग फोटो ले लो, पहले इसका ले लो.
हाँ, and then the next one. कुछ नहीं बदलेगा सिवाय अमाउंट के. You're just supposed to find out right figures. Clear? फिर एक और मेथड है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड. What is margin? Profit. Okay. Contribution, sales minus variable cost. Okay. Okay. अब इसमें ना, your first step will be split total joint cost as variable cost and fixed cost. Split your total joint cost as variable and fixed. इससे क्या होगा? You will be having variable portion with you, you will be having fixed portion with you. Find out total contribution for each product. How do you calculate contribution? Sales of each product minus variable cost of each product. अब हर एक प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेगी? Your total variable cost will be divided by total quantity. You will get CPU, which will be common for both the products. Subtract variable cost per unit from selling price. You will be getting contribution per unit. Apply quantity, because we need total. Apply quantity, you will be getting total contribution. अब contribution का use क्या होता है? You have already done that in marginal. Sales minus variable cost contribution minus fixed cost, क्या मिलता है? Profit. So contribution is something that contributes first towards fixed cost and then towards profit. Contribution first contributes towards fixed cost and then towards profit, and that is why it is called as contribution. मतलब मुझे सपोज 1 लाख का सेल्स है, 40,000 का वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद 60,000 का कंट्रीब्यूशन मिला. इट इज़ नॉट अ प्रॉफिट फॉर मी. 60,000 का कंट्रीब्यूशन विल बी यूज्ड टू रिकवर फिक्स कॉस्ट. सपोज 20,000 की फिक्स कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन 60,000, 20,000 फिक्स कॉस्ट, आई एम लेफ्ट विथ प्रॉफिट ऑफ 40,000. दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट्स फर्स्ट टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट. तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी, स्प्लिट फिक्स कॉस्ट in the ratio of total contribution of each product. समझा क्या करना है? जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट करो. जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट किया, चलना इलस्ट्रेशन ही ले लेते हैं. जॉइंट कॉस्ट इज 20,000. Variable cost and fixed cost, say 80%, 20%. So how much will be your variable portion? 16, and fixed portion will be 4,000. बराबर. दो टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हो. A 400 यूनिट्स, B 1200 units. Correct? Final selling price 20, 30. Final selling price is 20 and 30. अब सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेता हूं. हाउ मच इज माई वेरिएबल कॉस्ट? हाउ मच इज माई टोटल क्वांटिटी? How much is my total quantity? So variable cost per unit is 10. Variable cost per unit is 10. बराबर. अब मुझे क्या चाहिए? टोटल कंट्रीब्यूशन. किसका? ए का
और B का. Tell me how much is the selling price? 20, 30. How much is variable cost per unit? 10 and 10. How much is contribution per unit? 10, 20. Please do not use this ratio because this is per unit. Your quantity structure is different. It's 4,000. Sorry, it's 400 and 1200. Am I right? So this will be 4,000 and this will be 24,000. Correct? तो क्या आया रेशियो? 1:6. फिक्स कॉस्ट कितनी है? Fixed cost is 4,000. 4,000 will be split in the ratio 1:6. निकालो. $570. 3,429. समझा? ये क्लियरली समझा? तो अब जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन देखो कैसे होगा. ए एंड बी. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी पर यूनिट? 10. बराबर 10 ही है ना. बट यहाँ पे बनाते हो 400, यहाँ पे बनाते हो 1200 यूनिट्स. So this will be 4,000. This will be 12,000. और फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी अलोकेट हो चुकी है. 571, 3,429. So 4,571 will be cost of A and 15,429 will be cost of B. टोटल ले लो इसका. 20,000 टैली हो गया. यू अंडरस्टूड व्हाट इज डन? लिख लो, ये बेटर रहेगा. नाम लिखो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड. ये स्टेप्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. contribution margin method.
डन। समझा क्या करना? नाउ यू टेल मी व्हाट इज द मोस्ट इलॉजिकल थिंग इन दिस मेथड? व्हाट इज द मोस्ट इलॉजिकल पार्ट? वापस कॉस्ट पर यूनिट सेम रखा हम लोग ने ए और बी का. दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई सी ऑल दीज मेथड्स एग्जिस्ट बट दे आर नॉट फॉलोड अनलेस दे आर आस्क्ड टू बी फॉलोड. आपको समझ में आया? ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में भी व्हाट वाज इलॉजिकल पार्ट? ये दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट सेम कैसे हो सकता है? दोनों का परसेंटेज सेम होगा नहीं, बट यू अज्यूम इट टू बी द सेम. बट खैर जो है वो है मेथड में. सो करना क्या है? विच मेथड टू बी फॉलोड व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड? See, your priority is very clear. Your first method to be followed is sales value at split off point. What if you do not have sales value at split off point? You better go for reverse method. Reverse method में भी आपको accurate answer मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा problem है. Reverse method if you want to follow, you must have information about admin selling and profit. तो अगर एडमिन सेलिंग नहीं होगा आपके पास तो सेम हरकत करना बट नाम रखना उसका एनआरवी. इवन इन एनआरवी वी कम इन द रिवर्स डायरेक्शन ओनली, समटाइम्स विदाउट प्रॉफिट एंड ईच टाइम इट इज विदाउट सेलिंग एंड एडमिन. एकदम लॉजिकल है. पहला मेथड सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, दूसरा रिवर्स. पर रिवर्स में अगर सेलिंग एंड एडमिन नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है तो ठीक है, फिर भी रिवर्स ही फॉलो करो. यू विल गेट एनआरवी. यूज दैट एनआरवी एज अ बेस. एंड ऑल दीज कैलकुलेशंस आर टू बी डन बाय कीपिंग इन माइंड क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड एंड नॉट क्वांटिटी सोल्ड. No matter what you are calculating, even if you are calculating sales value, that sales value will not be of quantity sold. क्योंकि आप ये सारे मेथड्स यूज किसके लिए करने वाले हो? जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन के लिए, और जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है. योर क्वांटिटी सोल्ड विल बी यूज्ड ओनली. प्रॉफिटेबिलिटी इज आस्क्ड एट द एंड बिकॉज सेल्स इज एन आउटकम, आई मीन प्रॉफिट इज एन आउटकम ऑफ सेल्स. पूरे चैप्टर में याद रखना, अगर आपको प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी है तो आप क्वांटिटी सोल्ड यूज करो. बाकी पूरा चैप्टर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड पे ही डिपेंडेंट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मेथड. आई होप दिस इज क्लियर. अब इस चैप्टर में तीन चीजें मांगते हैं ये लोग. एक जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, दूसरा प्रॉफिट स्टेटमेंट, और तीसरा दे मे आस्क यू अबाउट फर्दर प्रोसेसिंग. दे मे आस्क यू अबाउट further processing. Further processing के लिए just go for one simple analysis. ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. Two products you have, okay? Just find out final sales value. How much do you earn if you process them further? Subtract your sales value at split off point. How much do you earn if you don't process them and sell them at split off point? यहाँ पे आपको अगर एडिशनल रेवेन्यू नहीं मिलता तो यहीं पे आप डिसीजन ले सकते हो नॉट टू गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. करेक्ट? लेकिन एडिशनल रेवेन्यू इज ऑलवेज एन आउटकम ऑफ एडिशनल कॉस्ट विच इज नोन एज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. वो माइनस कर दो. इसके बाद अगर प्रॉफिट आता है तो आगे बढ़ो, अगर लॉस आता है तो सेल द प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. समझ में आया? मतलब मैंने आगे प्रोसेस किया, मुझे 1 लाख रुपए मिलता है.
आज अभी स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेच दिया तो 60,000 ही मिलेगा, तो मेरा फायदा कितना है? 1 lakh I get if I process it further, 60,000 I am getting as on today. 40,000 का फायदा है, but 40,000 का फायदा कमाने के लिए I'll have to process it further. 25,000 I am spending on further processing. Still it is worth because I am still getting a profit of 15,000. नहीं समझा? बट अगर मेरा 50,000 फर्दर प्रोसेसिंग को लग रहा है और 50,000 स्पेंड करने के बाद 40,000 मिल रहा है तो 10,000 का लॉस दिख रहा है, आई विल नॉट प्रोसेस इट फर्दर, आई विल सेल इट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ओनली. समझा? कंफ्यूज्ड? टेक फाइनल सेल्स वैल्यू, किसी भी सम, इफ इट इज अबाउट फर्दर प्रोसेसिंग, गो फॉर दिस एनालिसिस, कोई भी सम क्रैक कर सकते. टेक फाइनल सेलिंग सेल्स वैल्यू, सब्ट्रैक्ट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. प्रोसेस किया तो इतना मिलेगा, आज प्रोसेस किए बिना बेचा तो इतना मिलेगा, तो फिर ये एडिशनल रेवेन्यू है विच इज एन आउटकम ऑफ एडिशनल कॉस्ट. तो अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट फिगर मिलती है तो गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर आपको लॉस होता है तो डोंट गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. समझा? तो प्रॉफिट अगर आया टू प्रोसेस फर्दर, लॉस अगर आया सेल एट एसओपी. समझा? एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट. जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में अभी कोई डाउट? और कुछ आएगा नहीं. मेथड्स, फर्दर प्रोसेसिंग एंड प्रॉफिट अमाउंट आर द ओनली 3 थिंग्स दे कैन आस्क. इसमें से सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए यू आर सपोज टू कंसिडर क्वांटिटी सोल्ड. Rest all your calculations will be based on quantity manufactured only. Even this will be based on quantity manufactured, because further processing if you are talking about, you can't take quantity sold, you have to consider quantity manufactured only. समझ में आया? Okay, now you tell me if you need anything in joint product by product specifically. Methods we have discussed with illustrations. अब इस illustration के बाजू में वो लोग question frame करते हैं. XYZ लिमिटेड प्रोड्यूसेस दिस दैट, फिर आएंगे वो जॉइंट कॉस्ट इज 20,000. ओके, तो मैंने सिर्फ इलस्ट्रेशंस लिए, यही क्वेश्चन होगा एग्जाम में. सिर्फ अमाउंट बदलेगी और उसके आजू बाजू में बहुत सारा रिडंडेंट डेटा होगा. इज दैट पार्ट क्लियर? सो व्हाट इज योर प्रायोरिटी? फर्स्ट मेथड इज SOP. If SOP is not possible, reverse. In reverse also mandatory item is admin selling and profit. If you do not have these items, follow reverse only, but call it NRV. NRV will give you ratio, apply that ratio and joint cost will be allocated. Baki gross profit method, physical measure method, market survey method and contribution margin method will be followed only if that method is asked in the question specifically. Clear?